दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे इंडिया अलायंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडिया अलायंस का गठन किया गया था ऑलमोस्ट 2023 में और इस अलायंस को बनाया गया था मेन रूप से नरेंद्र मोदी को 2024 में सरकार बनाने से रोकने के लिए। और जब इंडिया अलायंस बना तो इसमें एक महत्वपूर्ण घटक थे श्रीमान नीतीश कुमार। और जैसे ही इंडिया अलायंस की पहली बैठक हुई उसमें से ही मतलब कि इन लोगों ने कुछ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कुछ लैक आ गया या डिसीजन ले नहीं पाए। उसके बाद पहले ही मीटिंग के बाद या दूसरी मीटिंग में तो जब मुंबई में इनकी दूसरी मीटिंग हुई थी वहां से लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस बिना अटेंड किए ही भाग गए थे वहां से। और उसके बाद नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस को कह दिया टाटा बाय बाय खत्म। उसके बाद इंडिया अलायंस कंटिन्यू रहा लेकिन नीतीश कुमार उस अलायंस को छोड़कर एनडीए अलायंस में आ गए। और उस अलायंस में जो पार्टनर बचे हैं जैसे अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, लालू प्रसाद यादव, इधर फिर डीएमके, उधर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, एनसीपी, कश्मीर में जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, ये सब पार्टियां जो है इंडिया अलायंस के पार्ट बने रहे। और इन लोगों ने अलायंस करके नरेंद्र मोदी और बीजेपी और एनडीए के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया। लेकिन इस इंडिया अलायंस में एक गड़बड़ी हुई कि इस अलायंस के ऊपर जो पार्टियां थी उनका स्वार्थ काफी ज्यादा था, काफी ज्यादा भारी था। तो इस वजह से ये जो इस अलायंस का जो वजन तो है ना थोड़ा सा कम पड़ गया और स्वार्थ इस अलायंस पे ज्यादा भारी पड़ गया। आप देखिए लोकसभा चुनाव में ही ये गठबंधन जो है इंडिया अलायंस ऑलमोस्ट टूट गया था। सिर्फ ये लोग कहने को कह रहे थे कि इंडिया अलायंस के है लेकिन टूट गया था। आप देखिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। आप देखिए पंजाब में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा में। दिल्ली में जबकि इन लोगों का अलायंस था। मतलब कि पार्टियां से ज्यादा कंफ्यूजन लोगों को था कि कहां किस पार्टी के ऊपर भरोसा करें, किस दल के ऊपर भरोसा करें। उधर देखिए बिहार में आरजेडी और लालू प्रसाद का गठबंधन था, आरजेडी का गठबंधन था। यूपी में अखिलेश यादव और कांग्रेस का अलायंस था। इसी तरह तमिलनाडु में डीएमके के साथ कांग्रेस का अलायंस था। और महाराष्ट्र में ये उद्धव ठाकरे एनसीपी के साथ जो शरद पवार वाली पार्टी है उसके साथ कांग्रेस का अलायंस था। लेकिन जिस तरह से भी इन लोगों ने चुनाव लड़ा और जिस मकसद से चुनाव लड़ा था वो मकसद पूरा इनका हो नहीं पाया। कारण नरेंद्र मोदी फिर से भारी बहुमत तो नहीं कर सकते हैं लेकिन जितना सीट ये इंडिया अलायंस के दल मिलकर लाए हैं उससे 8-10 सीट ज्यादा अकेले बीजेपी लाई है और एनडीए मिलाकर पूरा बीजेपी 300 पार हो गई है। तो इंडिया अलायंस का पहला फेलियर जो टेस्ट था वो लोकसभा चुनाव था और उस पहले टेस्ट में ये लोग बुरी तरह से हार गए। उसके बाद इंडिया अलायंस की न तो कोई बैठक हुई न तो कोई मीटिंग हुई और इसके नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं। बीच में ममता बनर्जी ने ये कहकर हवा इन लोगों की बना दी कि राहुल गांधी इस इंडिया अलायंस को लीड करने की पोजीशन में नहीं है।
ममता बनर्जी चाहती हैं कि वो इस अलायंस को लीड करे। वो चाहती हैं कि वो बंगाल की भी मुख्यमंत्री बनी रहें और इंडिया अलायंस को भी लीड करें। अब देखिए, इसी तरह हरियाणा का चुनाव में आम आदमी पार्टी चाहती थी कांग्रेस के साथ गठबंधन हो। हालांकि कांग्रेस के ही जो नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने ही पहले ये सिगुफा छेड़ा था कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होना चाहिए। और लेकिन जब आम आदमी पार्टी ने वाजिब सीटें मांगी हरियाणा में, तो कांग्रेस ने इनको उतनी सीटें देने से मना कर दिया। लिहाजा दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी और हरियाणा में ये लोग बुरी तरह से फिर से हार गए। तीसरा टेस्ट हुआ इन लोगों का महाराष्ट्र में, जहां महाराष्ट्र में अगेन जो इंडिया अलायंस के थे पार्टनर अखिलेश यादव, इनको इन लोगों ने अपने अलायंस से दूर रखा। और महाराष्ट्र में सिर्फ शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार वाली, यही तीनों पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी। लिहाजा महाराष्ट्र में भी ये लोग बुरी तरह से हार गए हैं। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर हुआ था उपचुनाव, उसमें से अखिलेश यादव ने कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दिया। लिहाजा 9 में से 7 सीटें बीजेपी जीत गई। अब आ रहा है दोस्तों दिल्ली का विधानसभा चुनाव। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने अपर हैंड शो करते हुए उन्होंने सभी 70 सीटों पर बिना कोई मीटिंग के, बिना किसी इंडिया अलायंस के लोगों से बातचीत किए हुए ही इन्होंने अपने पूरे के पूरे 70 कैंडिडेट की लिस्ट निकाल दी। कांग्रेस ने भी निकाल दी। अब जब दोनों चुनाव लड़ रहे हैं तो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। कांग्रेस वाले केजरीवाल को भ्रष्टाचारी बोलते हैं, केजरीवाल को बीजेपी की बी टीम बोलते हैं, केजरीवाल कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बोलती है। और कांग्रेस ने तो केजरीवाल के खिलाफ एक एफआईआर भी करवा दिया। एफआईआर होने के बाद केजरीवाल ने कहा था कि मैं इंडिया अलायंस के और लोगों से बात करूंगा और कांग्रेस को इंडिया अलायंस से बाहर निकलवाऊंगा। और इसी के तहत जिस तरह से ये सारा प्रोसेस चल रहा है, उसमें केजरीवाल के समर्थन में इंडिया अलायंस की 2 प्रमुख घटक दल केजरीवाल को अपना समर्थन दे चुके हैं। ममता बनर्जी केजरीवाल को अपना समर्थन दे चुके हैं, अखिलेश यादव केजरीवाल को अपना समर्थन दे चुके हैं। हालांकि ये और बात है, ये नहीं भी देती तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दिल्ली में इन 2 नेताओं का कोई आधार नहीं है, बिना मतलब के इन लोग अपना सपोर्ट दे रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह देखिए दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि इंडिया अलायंस जो है वो खंड खंड विभाजित हो गया है। राहुल गांधी की जो अपनी मीम है ना, खत्म टाटा बाय बाय, ये इंडिया अलायंस के साथ हो गया है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाया है कांग्रेस ने। लोग कहते हैं कि कांग्रेस की जो आदत है वो खराब है, लेकिन मैं कहता हूं कि इंडिया अलायंस के हर एक घटक दल का यही प्रॉब्लम है। उनमें ये तो है कि मुझे नरेंद्र मोदी से लड़ना है, बीजेपी से लड़ना है, एनडीए से लड़ना है, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज करने की पोजीशन में नहीं है। ममता बनर्जी इंडिया अलायंस में रहना चाहती, लेकिन वो चाहती कि बंगाल पर कांग्रेस उसकी तरफ देखे ना। केजरीवाल चाहता है कि पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस उसकी तरफ देखे ना। बिहार में लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि कांग्रेस उसकी तरफ देखे ना। यूपी में अखिलेश यादव चाहते हैं कि कांग्रेस उसकी तरफ देखे ना। तमिलनाडु में डीएमके चाहते हैं कांग्रेस उसकी तरफ देखे ना। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार ये सोचते हैं कि कांग्रेस उसकी तरफ देखे ना। उधर जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला सोचते हैं कांग्रेस उसकी तरफ देखे ना। तो जितनी भी रीजनल पार्टी हैं वो ये सोच रही है कि एक एक स्टेज पर उनका कब्जा हो रखा है। जैसे वो सारे स्टेज उनके बाप ने दहेज में लाया हो, उनको मिला है, दहेज में मिला हो, ऐसा कब्जा करके रखना चाहते हैं। कांग्रेस बीइंग अ नेशनल पार्टी, उनका जो प्रेजेंस है वो पैन इंडिया प्रेजेंस है। तो कांग्रेस के बिना, कांग्रेस वो धुरी है जिससे इंडिया अलायंस एक सूत्र में बंधी हुई है। अगर कांग्रेस इस इंडिया अलायंस में नहीं रहेगा
तो इस इंडिया अलायंस का कोई मतलब नहीं है। फिर तो ये अपनी डफली अपना राग बजाते रहेंगे। अब जैसे कि ममता बनर्जी और अखिलेश यादव मिलकर इंडिया अलायंस बना लेते हैं, तो क्या ममता बनर्जी यूपी में अखिलेश यादव की मदद कर पाएगी, या अखिलेश यादव बंगाल में जाकर ममता बनर्जी का मदद कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे दोस्तों। अखिलेश यादव अगर डीएमके के लिए जाते हैं चेन्नई में प्रचार करने के लिए, तमिलनाडु में प्रचार करने के लिए, तो क्या वो वैल्यू ऐड कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे ऐड। तो ये बात हो जाएगी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात है। अखिलेश यादव अगर बिहार चले जाएंगे तो क्या उनको फर्क पड़ेगा? अगर सही से रोड पर निकल जाएंगे तो आधे लोग अखिलेश यादव को पहचानेंगे या नहीं बिहार में? तो इंडिया अलायंस ने अपने स्वार्थ के कारण अपना बनाया बनाया गठबंधन को छिन्न भिन्न कर लिया है। अब इसका वजूद कुछ भी नहीं रहा है। कितने इलेक्शन आप टेस्ट करने के लिए एक अलायंस को रखोगे? 1 2 3 4, इतने सारे टेस्ट में ये अलायंस फेल हो गया है कि अब इसका पुनर्जीवन होना मुश्किल है और सारी पार्टियों को अब अलग अलग ही रहना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है कि मोदी के डर से फिर सब एक साथ आ जाएं, लेकिन यही है ना कि सामने ये लोग प्यार दिखाते हैं, ठीक है ना, लेकिन पीछे खंजर भी तैयार ही रखते हैं। कब किसके खंजर में, कब किसके पीठ में खंजर घोंप देंगे ये लोग, ये कोई नहीं कह सकता है। और अगर जैसे कि अब इंडिया अलायंस के जो सबसे घटक दल है राहुल गांधी, अब राहुल गांधी को किसी एक्टिविटी में पार्ट ही नहीं लेते हैं। कुछ माहौल बनाते हैं, उसके बाद वो भाग लेते हैं। अब वो 15-20 दिन बाद आते हैं, तब तक इनका जो माहौल होता है वो ठंडा पड़ जाता है। तो अभी दिल्ली का इलेक्शन चल रहा है, इतना बड़ा इलेक्शन है। आप देखिए, कांग्रेस बीइंग मेजर पार्टी इन दिल्ली, उसके नेता जो सबसे प्रमुख नेता है, पता नहीं कितने दिन से विदेश में छुट्टियां मना रहे हैं। अरे जब विदेश में छुट्टियां मनाने का इतना ही शौक है तो जाके वहीं बस जाओ ना, भारत को छोड़ दो। लेकिन तुम पॉलिटिक्स करोगे, भारत में रहोगे जाके विदेश में, ये तो नहीं चलेगा। तो तुम्हारी दुर्गति दिल्ली में तय है। आपको 2 बार चुनाव में 0-0 सीट मिल रहा है, इस बार भी 0 ही मिलेगा, क्योंकि आपको मतलब हारने का दुख ही नहीं है। आप इससे ज्यादा हार कर कहां जाओगे? 0 से माइनस में तो नहीं जा सकते हैं ना। और आपको प्लस में होने का कोई ऐसा जतन, ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे हैं। और कांग्रेस के संदीप दीक्षित थोड़ा बहुत जो बोलते भी हैं, उसको कांग्रेस, इसको केजरीवाल बीजेपी का बी टीम में बता दे रहा है। आप ढंग से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की परमिशन अपने नेताओं को दे नहीं रहे हैं। इसका मतलब कांग्रेस ने दिल्ली में अपना सरेंडर कर दिया है। वो उन्होंने केजरीवाल को बिल्कुल वॉकओवर दे दिया है कि आप जाइए। और मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही एक है जो कांग्रेस, जो केजरीवाल से फाइटिंग मोड में दिख रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए मुझे इतना ही कहना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।